नमस्कार साथियों। लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था। इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में पहले मैं वो थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा हैं वो भी आपको बता दूंगा और फिर उसके बाद हम जो मैंने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्लास को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं इनको प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनका यूज हम चीजों को काउंट करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि कितने मार्कर है, तो आप कहेंगे ये 1 मार्कर है। तो चीजों को गिना जाता है 1 से। तो नेचुरल नंबर याद रखने आपने स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हुआ हमारा? 1, ठीक है। फिर आता है हमारा होल नंबर्स, जिसे डिनोट करते हैं हम W से। होल नंबर्स को आप बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यानी कि अगर नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये सारे हमारे बन जाएंगे होल नंबर्स। तो इसमें जीरो जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। तो होल नंबर्स का भी पता लग गया। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि पूरे अंक। तो पूरे अंक कैसे बनेंगे? जिसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं, पॉजिटिव भी आ जाएं और जीरो भी आ जाए। तो इसके अंदर हमारे नेगेटिव, पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो, ये सभी आ जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जीरो जो होती है वो ना तो नेगेटिव होती ना वो पॉजिटिव होती। जीरो हमारी न्यूट्रल होती है, ठीक है। इसका कोई साइन नहीं होता, ये न्यूट्रल है, ठीक है। क्लियर? इसके बाद हमने बात की थी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जिसको आप बोलते हैं परिमेय संख्या। रैशनल नंबर को हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या, जिसको डिनोट करते हैं हम क्यू से। और क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। यानी कि जो भी नंबर, जो भी संख्या हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में होगा वो हमारा होगा रैशनल यानी कि परिमेय। जहां पर p और क्यू क्या है? p और क्यू जो है ये हमारे इंटीजर्स हैं। यहाँ पे ये जो क्यू है ये छोटे वाला क्यू है। p और क्यू क्या है? हमारे इंटीजर्स है, यानी कि वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्यू है, यानी कि जो हमारा बेस है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो बेस वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमने देखा। इसके अलावा भी हमने बाकी चीजों के बारे में पढ़ा था, लेकिन फिलहाल आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें इसका इस्तेमाल होगा। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको फटाफट। आप मुझे बताइए, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा इस बात को, यही क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स, तो मैंने कहूं किसकी मैं बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, इनकी मैं बात कर रहा हूं। क्या ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो बिल्कुल भाई, ये सारे जो हैं इसके अंदर आते हैं। होल नंबर्स में ये सारे नेचुरल नंबर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी बात को मैं उलट के कहूं कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो अब जवाब होगा ये गलत है, ऐसा नहीं होता। क्यों? मैंने कहा सभी होल नंबर्स, सभी पूर्णांक क्या नेचुरल नंबर होंगे। तो मैं कहूं कि क्या जीरो जो है वो नेचुरल नंबर है, तो जवाब नहीं। तो सिंपल सी बात क्या कि क्या ये सारे इसके अंदर आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो हम कहेंगे कि सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर्स होते हैं। और अगर ये सारे इसके अंदर आ जाते तो मैं बोलता कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन जीरो जो है वो इसमें नहीं है, तो ये सही नहीं है कि सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है। अच्छा, आगे मैं क्या कहूं कि क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? तो आप देखो, क्या सारे के सारे होल नंबर्स इसमें हैं? बिल्कुल, आप कहेंगे 0 से लेके 1 2 3 ये तो सारे इसके अंदर है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सभी होल नंबर्स जो है वो इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सभी इंटीजर्स क्या होल नंबर होंगे? तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि -3 जो है वो होल नंबर्स में आता ही नहीं। मैंने कहा था ये सारे अगर इसके अंदर आएंगे तब तो मैं बोल सकता हूं कि इंटीजर होल नंबर्स होंगे,
ठीक है, तो आपने याद रखना है कि होल नंबर जो है वो इंटीजर होते हैं सारे, लेकिन इंटीजर्स जो है वो होल नंबर नहीं होते हैं। इसी के बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मैंने कहा वो नंबर जिसे मैं बटे में लिख सकूं, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकूं। तो मैं कुछ एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2/3, क्या ये रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 2/3 लिखा हुआ है, यानी कि बटे में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू की फॉर्म में। मैं कहूं कि -5/8 क्या रैशनल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें हम इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। फिर मैं कहूं क्या हमारा 1.5 रैशनल होगा? बिल्कुल ये भी रैशनल होगा। क्यों? क्या मैं इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूं? तो तुम कहोगे बिल्कुल, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी कि इसको लिख दिया हमने 3/2, यानी कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया। तो ये भी क्या है? हमारा रैशनल है। इसके अलावा मैं पूछूं कि क्या 0 हमारा रैशनल नंबर होगा? तो क्या जवाब दोगे? 0 रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं, 0/1 लिखा जा सकता है ना, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या 7/0 रैशनल नंबर होगा, तो अब जवाब होगा ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे नीचे की वैल्यू जो है वो 0 नहीं लेनी है, ये बात आपने याद रखनी थी। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि क्या √4 रैशनल होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, 4 का रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 2 होगा, और 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है? रैशनल, यानी कि परिमेय। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो ध्यान रखना, ये रैशनल नंबर में आपके सारे नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रही है, सारे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब रैशनल नंबर के अंदर ये सारे डाल रखे हैं। ये जितने हमने पढ़े नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स, वो रैशनल नंबर में डाल रखे हैं। तो अगर कोई पूछे कि क्या नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। क्या होल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। क्या इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? तो ये भी होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चंस में और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई, तो अब इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जिसको आप बोल सकते हैं समतुल्य समतुल्य या समान परिमेय संख्या। ठीक है, समतुल्य या समान परिमेय संख्या। तो अब ये क्या होते हैं भाई, इनके बारे में देख लो। आप देखो यहाँ पे 2/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो 2/3 की फॉर्म में दिखेंगे वो सारे ही क्या होंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होंगे। तो वो बनेंगे कैसे? आप देखो, अगर इस 2/3 को मैं ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बनेगा 4/6। तो 4/6 जो है वो भी 2/3 के बराबर है। कैसे? अगर आप इसको काट के देखेंगे तो फिर से ये 2/3 के बराबर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये इसके इक्विवेलेंट है। इसी तरह से अगर आप 2/3 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 6/9, तो 6/9 भी इसके जैसा ही, यानी कि 2/3 जैसा ही है। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से आप कितने भी बता सकते हैं, आप बस इसको मल्टीप्लाई करते जाएं और आपके पास ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो आते रहेंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, उसको नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर करके। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो इसके बाद हम बात करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या का सरल रूप। परिमेय संख्या का सरल रूप। तो भाई ये क्या बात लिखी है मैंने? ये क्या लिखा है मैंने कि जो भी आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि जो भी आपका इस तरह से बटे वाली वैल्यू है, इसको अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको इतना काटो कि ये फर्दर ना कटे। हमने कहा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये जो है ये फर्दर आगे नहीं कट रहा। ठीक है, तो ये जो 2/3 है, इसी को हम क्या बोलेंगे?
ये क्या आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया रैशनल नंबर का। क्लियर है यहां तक बात? ये सिंपलेस्ट फॉर्म, बस मैंने बताया कि जितना कटे मैक्सिमम उतना काट दो। और मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये जो दोनों नंबर हैं ये फर्दर नहीं कटते हैं, इन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। और सीधे शब्दों में ऐसे नंबर जो एक के अलावा किसी से ना कटे यानी कि जिनका HCF एक हो। लेकिन फिर भी इतनी बात नहीं याद रहती तो भाई ये फर्दर अगर नहीं कट रहे हैं तो यही हमारे कैसे होंगे, को प्राइम यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो अब इतनी सारी बातें अगर समझ में आ गई तो इसके बाद आगे जो हमने डिस्कस करना है इसको मिटा देते हैं। ये सारा हालांकि हमने पिछली क्लास में कर लिया था, जस्ट एक रिवीजन सा आपको मिल गया कि हमने क्या पढ़ा था। तो मॉइस्चर आने की वजह से ये भी फटाफट साफ नहीं होता। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, देखो, तो अब यहां पे हमने जो रैशनल नंबर पढ़ा था, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या बोला था। तो ये नंबर कैसे थे, बटे वाली फॉर्म में। ठीक है, ये कैसे थे, बटे वाली फॉर्म में। जैसे मैंने लिखा 3/5, ये क्या है, एक रैशनल नंबर। यानी कि मैं अगर इस ऊपर वाले नंबर को नीचे से डिवाइड करूंगा, तो ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जब मैंने कहा कि मैं ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करूंगा तो या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। मतलब या तो इसको डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर मिलेगा या कुछ और रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूं 5 से, 5 से अगर मैंने डिवाइड किया तो हमने देखा ये छोटा नंबर है तो पहले ही पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तुम पॉइंट लगा दो। फिर 0 लगाया तो 5 छिके 30, कट गया। कट गया तो ये कितने पे चला, 0.6 पे। क्या ये आगे जा रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। तो ये हमारा आगे सोल्व नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है? अब ये तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आगे चलता जाएगा। जैसे कि सपोज करो मैं बात करूं 2/3 की, 2/3 की, तो अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, तो छोटा नंबर है पहले पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगेगा 0, तो कितने पे चलेगा, 3 छिके 18, बचा कितना 2। आगे चलाने के लिए फिर 0, 3 छिके 18, बचा कितना 2। फिर से आगे चलाएंगे तो इस तरह चलता रहेगा, 3 छिके 18। तो यहां पे आप देखें कि ये जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये 0.666 यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि जो डेसिमल आंसर में आ रहा है ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है। यानी कि जिसकी आवृत्ति बार बार हो, जो बार बार आए। देखो आप यहाँ पे 6 6 6 6 इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, इसी तरह से देखो अगर मैं कहूं कि 3/11 है, ये कितना आएगा। तो अगर मैं 11 से 3 को डिवाइड करता हूं तो छोटा नंबर है तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा। फिर 11 दूनी 22, बचा कितना 8,
फिर आगे चलाने के लिए फिर 11 सत्ते 70, कितना बचा 3, आगे चलाने के लिए फिर 11 दूनी 22, ठीक है। तो आगे चलाओगे तो फिर से वो चलेगा 11 सत्ते 77, यानी कि इस तरह से 0.272727 इस तरह से आएगा। तो ये भी कैसा आया, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये जो रैशनल नंबर है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक टर्मिनेटिंग में जिसमें ये खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, आगे नहीं चल रहा, और एक आया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, यानी कि जिसकी आवृत्ति हो, जो रुके नहीं। तो अब मैं यहां से क्या समझाना चाहता हूं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। क्या हम सीधा फ्रैक्शन को देख के बता सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा था 3/11, तो क्या मुझे पता लगेगा कि ये टर्मिनेट हो जाएगा या ये बार बार रिपीट करेगा? तो ऐसा हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसके लिए जस्ट एक सिंपल सी बात है जो मैं आपको बता देता हूं, आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट भी नहीं होगा और उसमें कुछ रिपीट भी नहीं होगा, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे कि क्या हम डायरेक्टली फ्रैक्शन को देख के पता लगा सकते हैं कि उसका नेचर क्या होगा। जब हम बटे वाली संख्या को सोल्व करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए आपने जस्ट एक बात याद रखनी है, क्या कि इसमें जो भी नंबर हमारा बेस में दिखाई देगा, जो भी नंबर हमारा बेस में दिखाई देगा, मतलब क्या, जैसे मैंने कहा कि 5/4, जो भी नंबर, अब मुझे कैसे पता लगेगा ये ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, तो मैंने कहा कि जो भी नंबर बेस में लिखा हुआ है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, हर है, ये अंश होता है, ये हर होता है, तो जो भी नंबर बेस में है यानी कि जो भी पैर में है, उसको अगर मैं ब्रेक करता हूं तो ब्रेक करने से ये जो टूटेगा प्राइम फैक्टर्स में, ये जो टूटेगा प्राइम फैक्टर्स में, यानी कि 4 को मैंने तोड़ा तो क्या आया, 2 गुना 2 आया, ठीक है। बड़ा नंबर हो तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं, छोटे को डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन बड़े को ऐसे तोड़ना, इसलिए मैंने ये लिख के दिखाया था। तो ये जो मैंने तोड़ा, ये अगर टूटने के बाद 2 और 5 की फॉर्म में टूटेगा, तभी हमारा जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल, मैंने लिखा 7/6, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब मैंने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमने देखा कि इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 × 3, इसको तोड़ना है, और किस में तोड़ना है, प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। प्राइम नंबर कैसे होते हैं, जो फर्दर किसी नंबर से ना कटे, तो यहां पर ये प्राइम नंबर है, इसमें हमने इसको तोड़ना है। तो ये तोड़ने के बाद अगर हमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई और भी नंबर दिखाई दे, यहां पे देखिएगा आप, यहां पे 3 दिखाई दे रहा है, ये 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर यहां पे 2 और 5 में ही टूटेगा तो वो हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कुछ भी फैक्टर दिखेगा तो वो हमारा किस में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो, इसको करके देखोगे, 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 6 बनेगा, बचा 1, आगे चलाने के लिए पॉइंट लगा दो, फिर 6 × 1 = 6, बचा कितना 4, आगे चलाने के लिए लगा दो, 6 × 6 = 36, बचा कितना 4, आगे चलाने के लिए फिर से 6 × 6 = 36, बचा कितना 4। तो आप देखें यहाँ पे 1.1666 इस तरह से आना शुरू हो गया, क्लियर है। तो इसको देख के ही आप बता सकते हैं कि अगर नीचे वाले नंबर के फैक्टर जो हैं वो आपके बनेंगे कैसे, अगर वो बनते हैं हमारे 2 और 5 की फॉर्म में, तब तो ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। रेकरिंग तो मतलब जिसमें बार बार आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। जैसे मैं एक आध एग्जांपल और बता देता हूं, आपको और पता लगेगा अच्छे से।
जैसे मैंने लिखा 9/20, 9/20, मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बस इतनी सी बात बतानी है। तो तुमने कहा सर जी 20 जो होता है वो 4 5 का होता है, लेकिन 4 नहीं, इसको फर्दर इस फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ पे मान लो इसी क्वेश्चन में मैं लिख देता 7/30, तो तुम कहोगे 6×5 होता है, लेकिन इसको फर्दर आपको इस फॉर्म में लेना है, यानी कि इसको प्राइम फॉर्म में लेना है। तो प्राइम नंबर मतलब छोटे से टुकड़े जो बनते हैं, तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 से 15 पे, 3 से 5 पे और 5 से 1 पे। ठीक है, क्लियर है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये टुकड़े आपने बनाने हैं। तो अगर टुकड़ों में सिर्फ 2 और 5 आएगा, जैसे इसमें 2 आ रहा है और सिर्फ 5 आ रहा है, तो ये तो होगा टर्मिनेटिंग। इसमें 2 और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से ये बात अब सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एग्जाम्पल जब मैं इसका कराऊंगा तब मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट और सुन लो। छोटा सा पॉइंट क्या है कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल भी लिया था, मैं फिर से लिख देता हूं। मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, हालांकि छोटा सा पॉइंट है लेकिन पता होना चाहिए। ये नहीं पता कि कहां से क्वेश्चन किस तरह का पूछ लिया जाए। तो पॉइंट कुछ इस तरह का है कि अगर मैं कहूं जैसे 11/6, जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि 11 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो पहली बात तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो जवाब होगा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर। तो अब मैंने कहा कि जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो रिजल्ट कैसा दिखेगा, तो तुमने कहा 6 एकम 6, बचा कितना 5, आगे पॉइंट लगा दिया, फिर 6 अट्ठे 48, बचा कितना 2, फिर आगे जीरो लगा के 6 तिये 18, बचा कितना 2। तो अब देखो यहां पे ये रिपीट करना शुरू कर गया, 6 तिये 18, देखो रिपीटेशन हो गया ना स्टार्ट, आगे 1.8333 इस तरह से आएगा। तो यहां पे मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1.8 और 3 के ऊपर बार, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1.8 और 3 के ऊपर बार। तो ये बार क्या दिखा रही है कि ये 3 जो है अब रिपीट करना शुरू कर गया यहां से। क्लियर है। तो यहां मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रिपीटिशन होगी, ठीक है, ये रिपीटिशन कितने डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे कि जो डिवाइड करने वाला नंबर है, डिवाइड किससे कर रहे हैं 6 से, तो 6 से ज्यादा डिजिट के बाद रिपीटिशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा था। तो इसमें जो रिपीटिशन है वो सिर्फ मतलब एक डिजिट इसमें रिपीट कर रहा है। तो मैक्सिमम डिजिट डेसिमल के बाद कितने होंगे जो रिपीट करेंगे, तो जवाब होगा हमारा 5। जैसे एक एग्जांपल और समझा देता हूं। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि मान लो 15 को डिवाइड करना है 7 से। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं टूट रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो जब 15 को डिवाइड करोगे आप 7 से, तो ये किस तरह का बनेगा, एक बार इसको देख लेते हैं। तो 7 दूनी 14, कितना बचा 1, पॉइंट लगा दो, फिर 7 एकम 7, बचा कितना 3, फिर लगा दो, 7 चौके 28, बचा कितना 2, फिर आगे चला दो, 7 दूनी 14, देखो अभी तक रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, फिर आगे चला दो, 7 अट्ठे 56, बचा कितना 4, फिर आगे चला दो, 7 पंजे 35, बचा कितना 5। ठीक है, आगे चलाओगे, 7 सत्ते 49, 49, बचा कितना 1। तो अब देखो एक जो है ना ये रिपीट कर गया, ये आगे ना, आगे चलाओगे तो 10 बनेगा, 10 को भाग करोगे 7 से, इधर ऐसे लिख देता हूँ, 7 एकम 7, बचा कितना 3, आगे चलाएंगे 7 चौके 28, बचा कितना। तो मैं यहां से क्या बताना चाह रहा हूं कि आप देखो ये जो रिपीटिशन हुई वो कहां से स्टार्ट हुई, 1 4 2 8 5 7, इसके बाद रिपीट होना शुरू हो गया, तो मैंने इस पे बार लगा दी। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि जो रिपीटिशन के मैक्सिमम डिजिट होंगे वो डिवाइड करने वाले नंबर से ज्यादा नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना।
अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 6 के बाद, मैक्सिमम 6 के बाद जो है वो रिपीट करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, वो 7 के बाद रिपीट नहीं करेगा, तो 7 नहीं होंगे, जो डिवाइड कर रहे नंबर उससे कम ही होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड, तो बोलते हैं हम लेंथ ऑफ पीरियड। तो कितनी लेंथ होगी इस रिपीटिशन वाले पीरियड की, यानी कि इस ब्लॉक की, सिंपल से शब्द बोलता हूं कि इस ब्लॉक की लेंथ कितनी हो सकती है, तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है उससे एक कम तक हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं होगी, तो बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसमें इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। अब मैंने कहा यहाँ पे कि जब हम डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर को, तो या तो वो टर्मिनेट होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेट होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो रेकरिंग होगी या फिर नॉन रेकरिंग होगी। यानी कि किसी में तो हो सकता है रिपीट कर जाए, लेकिन हो सकता है किसी में रिपीट ही ना करे। तो उस सिचुएशन में इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, उस सिचुएशन में इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। इरेशनल नंबर, इसको आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या हुए, जिसको मैं क्या कहूंगा? नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा, जो डेसिमल मेरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा, यानी कि ना तो वो टर्मिनेट हो, बंद हो, और ना ही वो रिपीट करे, तो ऐसा जो डेसिमल होगा उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो ये इसकी शक्ल कुछ कैसी होगी, जैसे मान लो ऐसी होगी 0.1235968217695, इस तरह से। आप देखो यहां कुछ भी रिपीट होता दिख रहा है क्या? तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा, और ना ही इसमें कुछ रिपीट हो रहा। तो ऐसे उसको हम बोलेंगे क्या? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है। क्लियर है ये बात समझ में? तो यहां पे एक पॉइंट याद रखना, इसमें फिर आएंगे कौन कौन से नंबर? तो वो सारे नंबर जिनका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता। जैसे √2, इसका रूट निकालोगे तो ये पॉइंट्स में निकलेगा। मैंने लिखा √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने ना √4 लिखा, क्योंकि 4 का तो रूट पूरा पूरा निकल जाएगा ना। स्क्वायर रूट अगर आप 4 का निकालोगे 4 का, तो ये तो 2 आ जाएगा। तो ये तो कैसा है? ये तो बटे वाला नंबर है, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो ये रैशनल हो गया। लेकिन जिस नंबर का पूरा पूरा रूट ना निकले वो कैसा होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, यानी कि अपरिमेय होगा। इसी लिस्ट में एक पाई को भी ऐड कर लो। पाई, जिसे आप समझते हैं कि ये 22/7 होता है, लेकिन वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो 22/7 पाई होता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 22/7 रैशनल है या इरेशनल है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये रैशनल है या इरेशनल है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे ये रैशनल है। ध्यान रखना, अगर पूछे पाई क्या है तो फिर वो इरेशनल होगा, क्योंकि पाई 22/7 हम लेते हैं, लेकिन वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो आपने इस बारे में ध्यान रखना है। क्लियर? तो ऐसा आ जाए तो अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि भाई इरेशनल नंबर कैसा होगा, तो अच्छा ये स्क्वायर रूट के साथ क्यूब रूट में भी हो सकता है क्या? जिसका पूरा पूरा क्यूब रूट ना निकले, वो भी कैसा होगा? हमारा इरेशनल होगा। ये स्क्वायर रूट था, ये क्यूब रूट है। 3 का भी पूरा पूरा क्यूब रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर कोई तुमसे बोले 8 का क्यूब रूट घनमूल, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये तो हमारा कैसा हो गया? रैशनल। तो ये इसमें शामिल नहीं है, ये हमारे क्या है? इरेशनल। ये नंबर भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब कुछ खास बात वो मैं आपको बता दूं।
अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। तो आपको पता लग गया भाई, जो रूट में नंबर दिखेगा वो इरेशनल होगा, ऐसे याद रख लो। तो हम बात कर रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, विशेषताएं इसकी अपरिमेय संख्या की। तो पहली बात तो क्या, इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि सम ऑफ टू इरेशनल टू इरेशनल्स नीड नॉट बी इरेशनल। मैंने क्या लिखा कि जरूरी नहीं है कि दो अपरिमेय संख्याओं का टोटल भी अपरिमेय ही होगा। मैंने हिंदी में बता दिया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो जो रिजल्ट होगा वो भी इरेशनल हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मुझे बताओ, क्या ये इरेशनल नंबर है? अगर √3 बोलूं तो क्या इरेशनल है? तो तुम कहोगे बिल्कुल इरेशनल है। मैं बोलूं कि -√3, क्या ये इरेशनल है? ये दो नंबर मैंने ले लिए, मैंने कहा क्या ये -√3 इरेशनल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल इरेशनल है। तो मुझे बताइए इन दोनों का सम क्या होगा? तो तुम कहोगे सर जी इसमें हम जब इसको ऐड करेंगे ना तो ये आपस में कट के हमें 0 दे देगा। क्या दे देगा? 0। और 0 तो हमारा क्या होता है? 0 तो एक रैशनल नंबर होता है। 0 हमारा एक परिमेय संख्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी इरेशनल। तो कोई जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल को ऐड करूंगा तो वो रिजल्ट भी इरेशनल हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 + √5, एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा मैंने लिख दिया 2 - √5, दूसरा नंबर मेरा ये हो गया। इन दोनों को ऐड करो, देखो इसको ऐड करूंगा इसमें, 2√5 को ऐड करूंगा इसमें, तो √5 से √5 कट गया, कितना बन गया? 4। और 4 कैसा है हमारा? रैशनल है। भाई 4 को 4/1 लिख सकता हूं ना, तो ये कैसा हुआ? रैशनल हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी इरेशनल, जरूरी नहीं है कि वो भी इरेशनल होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे सम की बात करी ऐसे डिफरेंस की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपने लिख लेना है। जैसे सम की बात करी ऐसे डिफरेंस के बारे में भी आप बोल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी इरेशनल। ठीक है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कैसे? आप मुझे बताओ, फिर से देखो। मान लो पहला इरेशनल नंबर है √2 और दूसरा है हमारा √2, दोनों हमने √2 ले लिए। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? ये दोनों ही रैशनल है। इनका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो √2 - √2 क्या होगा? 0 होगा। और 0 तो कैसा होता है? 0 कैसा होता है हमारा? 0 हमारा रैशनल होता है। तो ये भी जरूरी नहीं कि डिफरेंस भी जो है वो कैसा हो? इरेशनल हो। ठीक है, और एग्जांपल अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कह दिया कि 5 + 2√2, एक ये हो गया, दूसरा हो गया 3 + 2√2, ये दो नंबर हो गए। इनको भी डिफरेंस करके देखो इनका, तो ये क्या होगा? 5 + 2√2 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का होगा और ये माइनस का 2√2 होगा। जैसे ही माइनस करोगे इसमें से तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का। ठीक है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये देखो प्लस और माइनस कट गया और क्या बच गया? 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। और 2 कैसा होता है? रैशनल होता है। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखेंगे कि डिफरेंस भी जो होता है दो इरेशनल नंबर का, वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, अपरिमेय ही हो। ठीक है, जैसे अब मैंने डिफरेंस के बारे में बात की, ऐसे प्रोडक्ट की बात भी होगी भाई। तो जरूरी नहीं है नंबर 3 प्रॉपर्टी की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। ऐसा क्यों? एग्जांपल से समझो। मैंने कहा √5 पहला है, √5 दूसरा है। ये हमारा पहला और दूसरा इरेशनल, दो अपरिमेय संख्या है। इनका प्रोडक्ट आप करेंगे तो √5 × √5 क्या देगा? √25। और √25 सभी को पता है कि ये किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी जो हमारा है ये कैसा आ गया? रैशनल।
तो जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट भी इरेशनल आए, वो रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी आपको पता लग गई। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि कोशेंट, कोशेंट बोलो या डिवीजन बोलो, कोशेंट यानी कि भागफल, या आप डिवीजन भी बोल सकते हैं। डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। मतलब क्या कि अगर एक नंबर है 3√3 और दूसरा नंबर है √3, तो इनका डिवीजन या इनका कोशेंट, कोशेंट कैसे मिलता है जब हम बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करें या एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करें, सीधी सी बात है भाई। तो अगर मैं 3√3 को डिवाइड करता हूं √3 से, तो आप मुझे बताइए √3 से √3 कट गया और रिजल्ट क्या बचा, 3 बचा। और 3 कैसा है, 3 तो रैशनल नंबर है भाई, पी बाई क्यू की फॉर्म का नंबर है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो कोशेंट है यानी कि भागफल है वो भी हमारा अगर इरेशनल में करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल का, वो रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं, एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करी है। ठीक है, जिसमें हमने जो नंबर कंसीडर किए थे वो हमारे इरेशनल किए थे दोनों। इसके अलावा भी हम कुछ बात कर लेते हैं, इसको हम कंसेप्ट डाल लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में हम यहां तो दोनों हम इरेशनल नंबर ले रहे थे, अब जो मैं डिस्कस करूंगा उसमें हम एक रैशनल ले लेंगे और एक इरेशनल ले लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी सम की, या मैं बात करूं सम की, डिफरेंस की, या प्रोडक्ट की, जो हमने यहां पे की थी ना, सम डिफरेंस प्रोडक्ट, और कोशेंट की, कोशेंट या डिवीजन ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज, ये सारी बात कर रहा हूं मैं किसकी, सम की, डिफरेंस की, प्रोडक्ट की, कोशेंट की, इज कैसी होती है, इर्रेशनल, कैसी होती है, इर्रेशनल। फिर से बता रहा हूं कि अगर मैं सम देखूं, डिफरेंस देखूं, प्रोडक्ट देखूं, कोशेंट यानी कि भाग करके देखूं, किसको, एक रैशनल को और एक इर्रेशनल को, यानी कि एक परिमेय को और एक अपरिमेय को, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा वो इर्रेशनल आएगा। कैसा आएगा, इर्रेशनल आएगा। ठीक है, तो मैं जैसे एग्जांपल भी यहां पे समझा देता हूं। मुझे बताओ ये कैसा नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। √3 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर। तो इनका जो सम करूंगा तो ये जो नंबर बनेगा ये कैसा बनेगा, इरेशनल बनेगा। अब समझ में आया होगा, फिर से देखते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया 5 माइनस √3, यानी कि रैशनल में से इरेशनल माइनस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि √5 और एक 2 की, तो 2 और √5 ये रैशनल है, ये रैशनल है, मल्टीप्लाई करके कैसा आएगा 2√5, तो ये भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। ठीक है अगर मैं बात करूं एक नंबर 3 जो कि रैशनल है, इसको डिवाइड करूं √2 से, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये भी कैसा होगा, इरेशनल आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि रैशनल और इरेशनल, जमा घटा गुना भाग जब भी होंगे, रिजल्ट हमेशा ही कैसा बनेगा, इरेशनल। जबकि यहां प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी। ठीक है, तो अब एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूं। ठीक है, ये याद रखना, इतना लिखने में टाइम नहीं लगता जितना मिटाने में टाइम लग रहा है। ये तो डस्टर नए हैं तब ये हाल है। तो मैं यहाँ क्या आपको बताना चाह रहा था कि मान लो मेरे पास दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर कोई और है और दूसरा कोई और है। मेरे पास दो रैशनल नंबर है, मान लो एक नंबर है मेरे पास 5
और दूसरा नंबर है लेट 7, ठीक है। इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो जवाब होगा इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। इनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या, इनके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? इनके बीच में कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट रैशनल नंबर। इसी तरह से अगर बात करूं मैं इर्रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर, तो अगर मेरे पास दो इर्रेशनल नंबर है, मान लो एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच में कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं? तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या हो सकती है। क्लियर है? इनफाइनाइट हो सकते हैं, दो नंबर्स के बीच में भी, कोई भी दो नंबर लो रैशनल, उनके बीच में इनफाइनाइट हो सकते हैं, और कोई भी दो इरेशनल लो, उनके बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास, जैसे मान लो ये पहला था, ये दूसरा है, अगर मेरे पास एक रैशनल हो और एक इरेशनल हो, ठीक है, मान लो मेरे पास एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल परिमेय संख्या है a, और एक इरेशनल नंबर है b, एक इरेशनल नंबर है जिसका नाम क्या है b, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक रैशनल है और एक काम करते हैं, इसको रैशनल नंबर नहीं लेते, तो ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो रैशनल इरेशनल तो अलग से बता ही दिया। मान लो मैंने कह दिया मेरे पास दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, मेरे पास दो पॉजिटिव परिमेय संख्या है, एक का नाम a है, एक का नाम b है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर निकालना है, इनके बीच में अगर रैशनल नंबर मुझे कोई निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकता हूं? इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है a और b, और मुझे इनके बीच का कोई रैशनल नंबर पता करना है, इनके बीच का कोई परिमेय नंबर पता करना है, तो मैं दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूं। और कोई कहे कि इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर बता दो भाई, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करके रूट ले दूंगा, दोनों की गुणा करके रूट ले दूंगा। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ। मान लो एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर है 5, ठीक है। तो मैंने कहा था लेट टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, दो परिमेय संख्या, ठीक है। तो मैंने सिंपल दो नंबर मान लिए 3 और 5, इनके बीच में अगर कोई मुझे रैशनल नंबर निकालना है, तो मुझे कैसे निकालूंगा? 3 जमा 5 बटे 2, तो 8 बटे 2 कितना होगा? 4। तो बताओ क्या 4 3 और 5 के बीच में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर इनके बीच का मुझे कोई इरेशनल नंबर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करके रूट ले दूंगा। तो 5 3 15 का रूट, और 15 का रूट निकालेंगे तो 3 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो तुम कहोगे ये कैसे निकाला सर जी? अरे भाई 16 का रूट 4 होता है, सबको मालूम है ना, सबको मालूम है। लेकिन 15 का रूट निकालेंगे तो 3 3 3 से बड़ा आएगा, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा, तो वो हमारा इनके बीच में ही आएगा। 3 से बड़ा लेकिन है तो 5 से छोटा ही ना, तो इनके बीच में आएगा। तो अगर आपको कोई दो पॉजिटिव नंबर दे दिए जाए और उनके बीच का आपसे पूछे रैशनल और इरेशनल, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, तो अब थोड़ी सी बात रियल नंबर्स के बारे में भी कर लेते हैं। या एक काम करेंगे, रियल नंबर के बारे में आगे करेंगे बात, फिलहाल मैं वो करवा देता हूं जिससे अभी हमारे जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो सारे सोल्व हो जाए, ठीक है। बार का कंसेप्ट आपको बता देते हैं। और जितनी बातें बताई है ना मैंने, सारी याद रखना भाई। अभी जब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, तो फिर अगर आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी, तो क्वेश्चन ऐसे लगेंगे यार ये तो बिल्कुल ही आसान है ना, ये तो सब मैंने बताया ही था।
और भाई अगर क्लास ही ध्यान से नहीं देखी होगी फिर तो दिक्कत आएगी भाई, क्लासेस को ध्यान से देखने। तो अब देखो अच्छा, मैं जैसे रियल नंबर बोल रहा था ना, फिर मैं कह रहा था बाद में देखेंगे। रियल नंबर, रियल नंबर वो होते हैं जिसमें आपके रैशनल भी आ जाएं, रैशनल नंबर भी आ जाएं और इररेशनल नंबर भी आ जाए। ठीक है, इतना सा जान लो। ठीक है, यानी कि रियल नंबर जिसको आप बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्या, जिसमें आपके परिमेय संख्या भी आ जाए और अपरिमेय संख्या भी आ जाए। इन सब का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या होता है? रियल नंबर। और ध्यान रखना, रैशनल के अंदर ही तो आ गए हमारे सारे, कौन कौन से? नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक, फिर हमने क्या देखा था? इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे किस में आ गए? रैशनल नंबर में तो आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो रियल नंबर के बारे में फिलहाल इतना देख लो। अभी जो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा वो हमने जब रैशनल नंबर पढ़े थे तो उसमें एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था, एक आया था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। जब हमने पढ़ा था क्या रैशनल नंबर को, तो दो आए थे, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग डेसिमल, ऐसा आया था ना। जैसे एग्जांपल से मैं कहूं कि अगर मैं डिवाइड करूं 1 को 3 से, ये कितना बनेगा? 0.3333 इस तरह से बनेगा। तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा और क्वेश्चन क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन ये, इसको सोल्व किया, जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? 0.3333 को P बाई क्यू में चेंज करें। ठीक है, 0.33333 को P बाई क्यू में चेंज करें। अब देखो आपने कैसे करना है, ये मैं जो एग्जांपल समझाऊंगा ना, इनको ध्यान से समझ लेना, फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो यहां पे इसको मैं सबसे पहले करूंगा ऐसे। ध्यान दो, जो भी डिजिट आपका रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आपने बार लगा देनी। इससे पता लगेगा कि ये डिजिट अब रिपीट करना शुरू कर गया। ठीक है, अब फिर इसको तो हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो अब आप उसको कैसे याद रखेंगे कि डेसिमल के बाद जो भी आएगा आपने उसको लिख देना है। डेसिमल के बाद क्या आया? 3 आया। फिर उसके बाद जितने डिजिट पे बार है उतनी बार 9 नीचे लिखना है। क्या लिखना है? उतनी बार 9 नीचे लिखना है। और इसको सोल्व कर देना है। अगर ये कटे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया था ना मैंने कि रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा कि उसे इतना काट दो वो कटने लायक ना बचे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो देखो इसका P बाई क्यू फॉर्म क्या बना? 1/3। आगे समझ में? ठीक है, सिमिलरली अगला एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 0.232323 डैश को P बाई क्यू फॉर्म में बदलेंगे तो कितना बनेगा? तो आपने क्या करना है, आपने देखा 232323 आ रहा है, तो सबसे पहले आपने 23 के ऊपर बार लगा दी कि भाई 23 रिपीट कर रहा है। फिर मैंने कहा कि इससे कैसे बनाना है कि डेसिमल के बाद जो आया आपने उसको लिख देना है। फिर जितने के ऊपर बार है उतनी बार 9 आपने नीचे लिखना है, जितने पे बार उतनी बार 9 नीचे लिखना है। अब ये कटे तो काट देना, नहीं कटे तो ऐसे छोड़ देना। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है आपने इसको। ठीक है, तो अगर आप फोन के कैलकुलेटर में लिखते हैं 23 डिवाइड 99, तो आपका जो रिजल्ट आएगा स्क्रीन पे वो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगला एग्जांपल 0.123 और अब की बार 23 पे बार है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं सभी डिजिट्स पे बार ले रहा था, लेकिन अब की बार मैंने 0.123 और 23 के ऊपर बार लगा दी। इसका P बाई क्यू फॉर्म क्या बनेगा, ये करना है आपने। तो अब इसको कैसे लिखना है, ध्यान से सुनिएगा कि डेसिमल के बाद जो है वो सारा आपने लिखना है, बताया था मैंने ऐसे पहले भी। ठीक है, अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है, ये बात आपने याद रखनी है। बिना बार वाले को माइनस करना है। फिर इसके नाम के लगेंगे 2 बार 9 और इसके नाम की लगानी है 0। जो बिना बार का है उसके नाम की आपने क्या लगानी है? 0 लगानी है।
ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 123 में से 1 गया तो कितना बना, 122 अपॉन में 990। कटे तो काट दो भाई, कट रहे, 2 छीके 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 निमे 18, 2 पंजे 61 अपॉन में 490 आंसर बना। ठीक है, फिर से देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा 0.1235 और 35 के ऊपर, ठीक है, 0.1235 के ऊपर बार है, तो इसको आप बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो तुम कहोगे पॉइंट के बाद जो है सर जी उसको लिख देंगे, बिल्कुल सही है भाई, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, फिर बार वालों की 2 बार नो, बिना बार वालों की 2 बार 0। ठीक है, तो इसको माइनस करें, 1 2 2 3, ठीक है, और ये बनेगा 9900। इस तरीके से आपने करना है, क्लियर। तो ये हमारा बन गया इसका। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। थोड़ा सा अलग क्या, मान लो हमारा आ जाता 1.234 के ऊपर बार, मान लो ये आ गया 1.234 के ऊपर बार, और इसका P बाई क्यू फॉर्म क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो अब देखो, अभी तक जितने एग्जाम्पल मैं करा रहा था लेफ्ट साइड में 0 आ रहा था, ठीक है। तो अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है वो देख लो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इसमें नंबर अलग लिख दिया और ये जो पॉइंट वाले बाद का हिस्सा था उसको अलग लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मैं आपको ऐसा सोल्व करना सिखा रहा हूं। पैसे को सोल्व कैसे करते हैं तुम बताओ, इसको तो एज इट इज रखो 1 प्लस, इसको कैसे सोल्व करेंगे, पॉइंट के बाद जो है वो सारा लिख दो, लिख दिया, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, कर दिया, जिस पे बार है उसके नाम की 2 बार नो, बिना बार वाले की 0। तो ये बनेगा 1 प्लस 234 में से 2 गए तो 232 बटे में 990। इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छीके 12, 2 चौके 8, 2 में 18, 2 पंजे, तो ये कितना बन गया 1 प्लस 116 अपॉन में 495। इसको अगर मैं आगे सोल्व करूंगा तो ये 1 प्लस के साथ है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको सोल्व करके देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस 116, तो 495 जमा 116, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 495 इंटू 1 495 प्लस 116 करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 6 11, 9 10 और 1 11, 4 5 और 1 6, 611 बटे में 400। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसको करके इसमें ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड किया तो उसके हिसाब से 611 है और बटे में 495 लिखा। तो ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या, उसके लिए आप देखो ये क्या लिखा है 1.234, ध्यान से समझना है, इसको लिखा है 1.234, तो आप इसको सीधा लिख दो 1234, आप सारे नंबर को लिख दो बिना पॉइंट के, तो हमने लिख दिया 123, ठीक है भाई, लिख दिया। अब इसमें से आपने माइनस करना है, क्यों, क्योंकि हम माइनस करते हैं, लेकिन माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो अब इस 2 को नहीं लेना, इस पूरे को लेना है। ध्यान दो, मैंने लिखा 1234 पूरा लिख दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उस पूरे को माइनस करो, तो 12 को हमने माइनस करना है। इसको माइनस करोगे 12 को, डिवाइड बाई इसके नाम के दोनों। ध्यान रखना नीचे वाला पोर्शन कैसे लिखना है वो ध्यान से सुनना, इसके नाम के दोनों, लेकिन जिस पे बार नहीं है वो सारा नहीं कंसीडर करना, सिर्फ ये वाला जो पॉइंट के इस साइड है इसको करना, तो इसके नाम की 0। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर ऐसे नहीं करोगे तो गलत आएगा। क्या, कि पूरे को लिख दिया 1234 माइनस में, जिस पे बार नहीं है वो हमें दिख रहे हैं ये दोनों, अब इसमें पॉइंट वाले को कंसीडर नहीं, सिर्फ सारे को कंसीडर कर लो, तो क्या लिख दिया 1 to 12, फिर इसके नाम के 2 बार 9, और सिर्फ अब इसको देखना है कि कितने पॉइंट के बाद डिजिट ऐसे हैं जिसपे बार नहीं है, उसके नाम की 0 लिखनी है। तो इसको सोल्व करूंगा, देखो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, और इधर बन गया 1 2, और पीछे में कितना है 990, काट दो भाई, 2 छीके 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और नीचे बनेगा 400। तो देखो आंसर हमारा फिर से क्या 611 अपॉन 495 आ गया कि नहीं आ गया, तो दोनों आंसर सेम आए ना। तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, जो जिसको अच्छा लगे वो कर सकता है।
ठीक है, एक एग्जांपल और समझाता हूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा 3.142 और इस 42 के ऊपर बार है। ठीक है भाई, इसको सोल्व करना है। तो देखो पहला तरीका क्या सीखा है, इसको लिखेंगे 3 प्लस 0.1 और 42 के ऊपर बार, पहला तरीका यही था। फिर इसको लिखेंगे 142, इस पे बार नहीं है माइनस, इसके नाम के 2 बार 9, बिना बार वाले की 0, प्लस में 3। ठीक है, ये क्या बन गया 3 प्लस 142 में से एक गया 141 बटे में 990। अब सोल्व कैसे करेंगे, 990 गुना 3, या तो आप इसको ये लिख दो 3 सही 141 बटे 990, ये प्लस का निशान हो तो इसको सीधा, ये प्लस होने से सीधा चिपका के लिख दो, ये 3 इसके साथ चिपका दिया। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 990 दिए, 3 में 27, 3 में 27 और 2 29, प्लस में 141, 141, 1 7 4 11, 9 10 और 1 11, 3 1 अपोन में पैर जरूर लगा देना भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3 में 27, 3 में 27 2 29 और प्लस 141 करेंगे। ठीक है, फिर तो अब ये आ गया हमारा आंसर। इसी को मैंने कहा दूसरा तरीका कैसे है, तो रेड से लिख लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है हमारा, कि सारा ही लिख दो 3142, सारा ही लिख दिया भाई। जिस पे बार नहीं है वो कितना है 31, इसको माइनस कर दो अपोन में इसके नाम के 2 बार 9, और अब ये डॉट के बाद वाला देखना है इसके नाम की 0। ठीक है, सिर्फ ये वाला देखना है, ये ध्यान रखना। अब 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 1 ये रहा और 3 ये रहा, बटे में 990। देखो आंसर मैच कर रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये कुछ बार वाले क्वेश्चन थे। अब एक काम करते हैं, कंसेप्ट तो काफी हो गए, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फटाफट होंगे, बशर्ते कि आप ध्यान से शॉर्ट आंसर भी करते हैं, ट्रू फॉल्स वाले भी करते हैं, जो सिखाया मैंने सारे कर देते हैं, और ध्यान से आपने आंसर करने और देखना कि कितने आंसर आपके ठीक आए। तो क्वेश्चन लगाए जाए भाई। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि जो नीचे क्वेश्चन आएंगे वो सही है या गलत है, यानी कि ट्रू और फॉल्स का आपने इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हिंदी में मैं रिपीट कर देता हूं, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। तो आप मुझे बताइए एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या हो गए 1 2 3 4 5, ये हो गए, वो पूर्ण संख्या होती है। तो मुझे बताओ पूर्ण संख्या ये होगी, तो क्या एक इसमें है, बिल्कुल है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो सारे ही नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे होल नंबर होते हैं, यानी कि ये सारे इसमें होते हैं। सिंपल से शब्द, ये सारे इसमें होते हैं, तो इसका मतलब ये बात कैसी है, ट्रू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा आपका क्या बनेगा, वो ट्रू बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर, ये सारे ये नेचुरल नंबर होते हैं। तुम मुझे बताओ क्या जीरो नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब ये सेकंड वाली बात तो क्या है, फॉल्स है। तो सेकंड आंसर जो है वो आपका कैसा है, फॉल्स है, यानी कि ये गलत है। ठीक है, कि भाई प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो हमारी
प्राकृतिक संख्या होती है, तो जीरो जो है वो इसमें नहीं आता, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएंगे ट्रू फॉल्स, ये हमने आज किए भी हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो हो गए, तीसरे नंबर का देखो। थर्ड नंबर कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, अब देखो इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर आई से भी डिनोट कर सकते हैं। इंटीजर क्या होंगे? जिसमें जीरो आ जाए, प्लस माइनस वन आ जाए, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, ये सारे, मतलब यार जीरो भी है, प्लस का वन भी है, माइनस का वन भी है, प्लस का टू भी है, माइनस का टू भी है, और इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, वो एक होल नंबर होता है। तो मुझे बताओ क्या ये सारे नंबर इसमें होते हैं? मैंने बताया था ना कैसे चेक करना है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या ये सारे इसमें होते हैं? तो तुम कहोगे नहीं। क्यों? बोला माइनस दो इसमें है, माइनस दो तो इसमें नहीं होता ना, तो माइनस दो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया? ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये आंसर कैसा हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। थर्ड का आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, अब ज्यादा इधर लिखा गया, थर्ड हमारा फॉल्स है। ठीक है, अब ठीक है, थर्ड आंसर है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये बात गलत है क्योंकि सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होते। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो इसको मिटा देते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में तो भाई बताया था आपको, आपके नेचुरल नंबर भी होते हैं इसके अंदर होल नंबर भी होते हैं, इसके अंदर इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना भाई कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वो हमारा एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होता है, क्योंकि ये सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, तो ये बात हमारी क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा फोर्थ का? ट्रू। के बाद अगला क्वेश्चन देखो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या ये सारे इसके अंदर होते हैं? मुझे बताओ, रैशनल नंबर में तो आपके ये भी तो आते हैं, रूट फोर, रूट नाइन, तो क्या ये नंबर इसके अंदर दिखे हैं तुम्हें कहीं? अच्छा, इसके अंदर कोई कहे कि नहीं सर जी ये तो सारे इसके अंदर होते हैं, जब ये सारे आ गए हैं तो मुझे बताओ क्या 1/2 इसके अंदर होगा? सिंपल सी बात। उसने क्या बोला? फिफ्थ नंबर में कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है? पूर्णांक। तो मुझे बताओ ये तो पूर्णांक है ही नहीं, 1/2, क्या ये होगा हमारा इंटीजर में? नहीं होगा। तो इसका मतलब जो फिफ्थ नंबर है वो हमारा कैसा है? फॉल्स है। फिफ्थ नंबर हमारा गलत है कि हर एक रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर नहीं होता। हाँ, इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होते हैं सारे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद सिक्स नंबर क्या कह रहे हैं? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर यानी कि ये सारे वो एक होल नंबर होते हैं, तो क्या ये होल नंबर में आता है 1/2? ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या है हमारा? फॉल्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है ये बात आप सभी को? तो अगर ये अब आपको समझ में आ गया तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं तब तक। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि आपको बताना है कि ये जो तीन ऑप्शन यहाँ पे है, 5/32, 11/24 और 27/80, इनमें से कौन सी डिवीजन हमारी जो है वो टर्मिनेटिंग होगी? ध्यान रखना, टर्मिनेट होनी चाहिए। तो मैंने इसके लिए आपको समझाया था। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/32। 5/32 की अगर बात करेंगे तो इसमें जो 32 को ब्रेक करेंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा? दिस इज 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि इस 32 के फैक्टर अगर मैं करके देखूं, किसी को ये ऐसे नहीं आएगा भाई,
तो आप 32 को ऐसे लिख के ऐसे तोड़ देना, 2 से 16 पे टूटेगा, 2 से 8 पे, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो आपने देखा ये सारा ही जो आ रहा है वो 2 2 2 की फॉर्म में हो रहा है। इसका मतलब मैंने आपको कहा था कि ये कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि जब मैं 5 को 32 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा पॉइंट्स के बाद। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर बात करूं सेकंड की, सेकंड है 11/24। तो 24 को जब मैं तोड़ूंगा तो ये बनेगा 8 या 24। तो इसमें 3 आ गया ना, बस यही छोड़ देना। ये कैसा होगा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, इससे पता लगेगा। 8 को 2 तोड़ोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे भी तोड़ सकते हो। बस ये ध्यान रखना, बस जो नीचे वाले नंबर के टुकड़े कर रहे हैं ना, नीचे वाला ये, बस इसके टुकड़े 2 और 5 की फॉर्म में हो बस। अगर कोई भी अलग नंबर आता है 2 और 5 से तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। थर्ड नंबर भी देख लो। थर्ड नंबर क्या है, 27/80। तो 80 को क्या कहूंगा, 16 पंजे 80। और 16 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसके जो टुकड़े हैं आपके, अगर आप देखेंगे इसके टुकड़े जो हैं वो हमारे किस फॉर्म में आ रहे हैं भाई, ये टुकड़े हमारे किस फॉर्म में आ रहे हैं, ये सारे ही हमारे जो है 2 और 5 की फॉर्म में है। तो ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये बात आज हमने की थी। इससे आप बिना डिवीजन करे ही बता सकते हैं कि वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, और कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा ये भी बता दूंगा आपको। ठीक है, एक नया पॉइंट और हो जाए कि कितने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टूज या फाइव्स होंगे, मतलब 2 या 5 में से जो अधिक बार होगा उतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। यानी कि इसमें 3 और 2 5, 5 बार 2 आया ना, 5 तो है ही नहीं, तो ये 5 बार आ रहा है, तो ये 5 डेसिमल के बाद जाके टर्मिनेट। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे इसको तो ये 5 डेसिमल, डेसिमल के बाद 5 डिजिट आएंगे आपके। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है ये कितनी बार है, 2 4 बार, 5 तो एक ही बार है, लेकिन मैक्सिमम बार कौन है, 2। तो दोनों में से जो मैक्सिमम बार है उतने के बाद ये जाके टर्मिनेट होगा। यानी कि जब इसको सोल्व करोगे तो डेसिमल के बाद ये 4 डिजिट्स के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। तो अगर आप करके भी देखना चाहें तो कैलकुलेटर में करके देख लेना इस चीज को। और इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन भी आता है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो डेसिमल, कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अब इस ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास ये एमसीक्यूज आ गए हैं, थोड़े से बड़े कर लेते हैं इनको। एक मिनट। तो अब ये एमसीक्यूज हमारे पास आ चुके हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब आप फटाफट फटाफट तैयार हो जाओ आंसर करने के लिए। देखते हैं कि आज की क्लास में कितना आप सीखे, और सभी कुछ वही है जो हमने डिस्कस किया। एक आध बात नई होगी तो वो मैं साथ के साथ बताता चलूं। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो मुझे बताइए, रैशनल नंबर देखना है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बिना करे आप बता सकते हैं। आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 1 + √3, यानी कि एक रैशनल और एक इरेशनल का जो टोटल होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी। सेकंड ऑप्शन बी, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, ये बात भी हमने की थी। और प्रोडक्ट एक रैशनल और इरेशनल का, वो भी इरेशनल यानी कि अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अ रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड 3 इज, कह रहे हैं कि -3 और 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट ए यानी कि 0, यही आंसर है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? आप देखो 0 जो है वो -3 और 3 के बीच में, -3 और 3 के बीच में 0 आएगा ना। -4.3 सेकेंड ऑप्शन जो है -4.3, तो वो तो 3 से भी इधर हो जाएगा। इसके बाद -3.4, -3.4 भी 3 के बाद ही आएगा। और लास्ट वाला जो है वो तो पहले से ही इर्रेशनल नंबर है। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे पता लगा? उसको ध्यान से देखो, वो लिखा 1.10 1100 11000, तो वहां पे डेसिमल के बाद एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और इसके अलावा रिपीट भी नहीं हो रहा। वो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही वो नॉन रिपीटिंग है, तो वो कैसा हुआ? वो हमारा इरेशनल हुआ। तो आंसर पूछ रहा था कौन सा रैशनल नंबर होगा इनके बीच में, तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को सेकंड का? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इधर कट रहा है, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में, और इधर कर ले। थर्ड क्वेश्चन, टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर। अब ये चीज नहीं आ गई भाई, 2/3 और 5/3 के बीच में, 2/3 और 5/3 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर बताने हैं? 2 बताने हैं। तो आपको बता दूं, इनके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये बात मैंने बताई भी थी आपको कि दो परिमेय संख्या के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो अब उसका तरीका क्या होता है, वो तरीका भी सुन लो। तरीका तो ये होता है कि जैसे इनके बीच में निकालने हैं, तो कितने निकालने हैं? 2 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर। तो अगर 2 रैशनल नंबर निकालने हैं तो इस 2 में 1 प्लस कर दो, कितना बनेगा? 3। इसी 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो और इसी 3 से आप डिवाइड कर दो। सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। ये क्या बन गया? अब ये वाला क्या बन गया? 3 दूनी 6/9। ये क्या बन गया? 5 दिए 15/9। ठीक है भाई, तो बताओ 6/9 और 15/9 के बीच में क्या क्या आएगा? 7/9, 8/9, 9/9, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9। कितने आएंगे? खूब आ जाएंगे, मौज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, और यहां पे तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ठीक है, 2/3 और 5/3 के बीच में, लेकिन मैंने आपको तरीका समझा दिया। ये सारे जो हैं निकालने 2 थे, लेकिन उसमें 1 प्लस कर दो, जो भी नंबर आएगा उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, दोनों को कर देना। तो इनके बीच में ये सारे होंगे, 14/9 भी आएगा। तो देखो पूछे थे 2, लेकिन हम बहुत सारे बता रहे हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर, तो इसको करने का तरीका क्या? आप देखो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके करने का जो तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूं। अब इसको हम चेक करेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं? क्योंकि देखो भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान रखना। ठीक है, आपको आता है, मेथड भी पता है, अच्छी बात है, जैसे ये मैंने मेथड बताया आपको पता भी होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, तुम देखो यहाँ पे हमें 2/3 और 5/3 के बीच में निकालने हैं। तो ऑप्शन ए हमें क्या कहता है कि 1/6 और 2/6, ये जो है इसके बीच में आएंगे। तो मुझे बताओ मैं नीचे 6 कैसे बना सकता हूं? तो नीचे 6 बनाने के लिए मुझे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी, तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। है भाई, नीचे कर रहे हो तो हिसाब किताब तो बराबर करोगे। तो ये कितना बनेगा? 4/6। ये कितना बनेगा? 10/6। तो मुझे बताओ 4/6 और 10/6 के बीच में क्या आएगा? 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, ऐसे बढ़ते चलना है। ठीक है, नीचे के पैर को सेम रखने हैं। 4 के बाद गिनती पढ़ो, 5, 6, 7, 8, 9, 9/6, ये नहीं कि ये सारे बीच में आएंगे। तो मुझे बताओ 1/6 तो 4/6 से पहले ही आ जाएगा, तो फिर बीच में थोड़ी आएगा ये। तो ऑप्शन ए आंसर है ही नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है 1/2 और 2/1, 1/2 और 2/1। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई? अब वो सुन लो। अब इसका जो तरीका है, यहां पे 2 है,
1 है, इसमें 3 3 है, तो अब 2 से 3 तो बना नहीं सकता मैं। मुझे बताओ 2 से 3 बनाऊंगा तो थोड़ा सा उठपटांग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, यानी कि वो होगा इनका एलसीएम 2 और 3 का, जो कि कितना होगा 6। तो 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी। ये क्या बन गया 3 बटे में 6, ये क्या बन गया 6 बटे में 3। ठीक है, 6 बनाना था ना भाई, ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। इसमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। के लिए ना पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा इस वाले का। और वो कैसे होगा, देखो उसके लिए यहाँ पे 2 दिख रहा है तो यहाँ भी 2 बनाना है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन गया 1/2 और ये बन गया 4 बटे में 2। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर सेम करो, ये सेम करना है पहले। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये अंश है, ये हर है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो ये 3 है, यहाँ 2 है, तो क्यों ना हम 6 बना लें। 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये बन गया 3 बटे में 6, ये बन गया 12 बटे में 6। इसको भी ऐसे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 4 बटे में 6 और ये 10 बटे में 6। तो मुझे बताओ 3/6 तो इससे पीछे रह गया, के बीच में थोड़ी आएगा, इस 4/6 और 10/6 के बीच में 3/6 थोड़ी आएगा, और 12/6 भी अलग निकल गया। तो अगर आपको ऐसा दे दे जैसा बी ऑप्शन में है कि इनके बीच का रैशनल नंबर बताओ, तो पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लो। ठीक है, ये जो हर है इसको सेम कर लो, तो मैंने सेम करने के लिए देखा यहाँ 2 है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे डिवाइड, तो ये बन गया मेरा 4/2। तो ये ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ इसमें दोनों के बेस सेम। तो फिर यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 था, तो इन दोनों को हमने 6 बना लिया, एलसीएम ले लिया, तो ताकि मैं इजीली उसको कंपेयर कर पाऊं। यानी कि सेकंड ऑप्शन बी भी मेरा आंसर नहीं है। चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिस होगी तो ये लिखना नहीं पड़ेगा, आपको बता दो 5/6 और दूसरा कौन सा है 7/6। ठीक है, यहाँ पे अब देखो इसके बेस में 6 है, इसके बेस में 3 है, तो मैं क्या करूंगा, बेस सेम करूंगा। तो क्वेश्चन में 2 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो ये बन गया 4/6, ये बन गया 10/6। वैसे पीछे कर ही रखा था, दोबारा मिटा के पता ही नहीं क्यों, कई बार मेरे भी नेटवर्क कम हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना भाई। तो इस सिचुएशन में अब आप देखो 4/6 के बाद क्या आएगा, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 तो लिखा ही हुआ है। यानी कि इन दोनों के बीच में ये सारे रैशनल नंबर आएंगे, जिसमें से 5/6 भी है, 7/6 भी है, तो ये इसके बीच में आए ना, तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे रैशनल नंबर निकालते हैं हम बीच के। ठीक है, इसी के बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लाइन का कंसेप्ट आ गया, और नंबर लाइन हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर। कौन सी लाइन नंबर लाइन होती है, जिसपे नंबर लिखे होते हैं। नाम से ही पता लग रहा है, अपने पास से रट्टे नहीं मारने कि भाई नंबर लाइन क्या हो गया। नंबर लाइन वो जिस लाइन पे नंबर लिखे हो, सीधी सी बात। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट, यानी कि एक नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। क्या वो एक रैशनल नंबर होता है, भाई नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर दिखा सकते हैं। देखो क्या है, मैं समझा दूंगा आपको ताकि रट्टे ना मारने पड़े। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे मैं 1/2 दिखा सकता हूँ, बिल्कुल ये जो पोजीशन होगी ये 1/2 होगी। क्यों भाई, ये 1 है तो 1 का 1/2 हो सकता है, तो वो रैशनल नंबर हो सकता है। एक नेचुरल नंबर, क्या मैं 1 2 3 4 5 इस लाइन पे दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ, ये भी हो सकता है। एन इरेशनल नंबर, क्या मैं रूट वाला नंबर भी इस पे दिखा सकता हूँ, तो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था √2 √3, ये सारे नंबर हम इस लाइन पे दिखा सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन बचती है डी, आ यूनिक नंबर। यानी कि इस नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है छोटा सा,
फिर एक छोटा सा पॉइंट है, मतलब कोई भी पॉइंट इस पे जो होगा इस नंबर लाइन पे, वो एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा हमारा। ठीक है, आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, रैशनल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल भी, इरेशनल भी, एबीसी तीनों हो सकती है, लेकिन सही जस्टिफाई करेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीन आंसर तो हो नहीं सकते ना भाई। ठीक है, तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है, मतलब क्या, जिसे मैं p बाई क्यू में लिख सकूं। तो ऑप्शन ए √2, ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई ये तो पॉइंट्स में आएगा। √23 भी नहीं होगा। √2 to 5, √2 to 5 जो होता है ये हमारा 15 के बराबर होता है, इसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी कैसा है? इरेशनल है, लेकिन वो रैशनल पूछ रहा था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो जल्दी से। 6 नंबर, हाँ जी, 6 में क्या कह रहा है? एवरी रैशनल नंबर इज, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है क्या, एक नेचुरल नंबर, एक रैशनल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो एक होल नंबर भी हो सकता है, वो एक इंटीजर भी हो सकता है, और वो एक रियल नंबर क्या हो सकता है? एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ध्यान रखना, वो एक रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा? एक रियल नंबर। अब तुम्हें लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया, तो अब तुम खुद सोच के देखो, एवरी रैशनल नंबर यानी कि इसमें 1/2 भी आएगा, क्या ये नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये होल नंबर हो सकता है? मैंने शायद पहले गलत बोल दिया, ठीक है, देख लेना अगर मिस्टेक हुई हो तो। प्रत्येक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या, क्या ये नेचुरल नंबर हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं, नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 5 आते हैं, तो 1/2 तो आता ही नहीं। क्या ये होल नंबर होगा? ये भी नहीं होगा। क्या ये इंटीजर होगा? ये भी नहीं होगा। क्या ये रियल नंबर होगा? तो जवाब होगा रियल नंबर, तो ऑप्शन डी आंसर सही बनेगा। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं, तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, हाँ, यह है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्या के बीच में इज नो रैशनल नंबर, क्या दो परिमेय संख्या के बीच में कोई भी एक परिमेय संख्या नहीं होती? होती है भाई, वो तो बहुत सारी होती है, तो ऑप्शन ए तो नहीं बनेगा। इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, कह रहे हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर होगा, तो बात गलत कर रहे हैं ना यार, वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, ये बिल्कुल सही है भाई, दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, पढ़ाया था मैंने। तो सेवंथ क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है इज नो रैशनल नंबर। ठीक है, तो इनके बीच में भाई रैशनल नंबर नहीं होगा, ये गलत है, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, सातवें का आंसर। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहे हैं? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, एक परिमेय संख्या मतलब p बाई क्यू वाली संख्या का दशमलव विस्तार होता है, कैसा होता है? ऑलवेज टर्मिनेटिंग, वो हमेशा ही टर्मिनेटिंग होगा। ऐसा कब पढ़ा? मैंने कहा जो रैशनल नंबर होता है वो तो टर्मिनेट भी हो सकता है, वो नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है, तो ऐसा तो कहना ठीक नहीं है कि वो हमेशा ही टर्मिनेट होगा, तो ऑप्शन ए गलत होगा। सेकंड कह रहा है आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो ये आपका जो है सही है, जस्टिफाई कर रहा है क्या, कि रैशनल नंबर, आज पढ़ा हमने ये सारा कुछ, कि रैशनल नंबर जो होते हैं जब हम उसको डिवाइड करेंगे या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे या ही वो नहीं टर्मिनेट होंगे। नहीं टर्मिनेट होंगे तो क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जस्टिफाई करते हैं, ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, भाई या तो टर्मिनेट होगा और नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ है, तो नॉन रिपीटिंग अगर हो गया तो वो तो इरेशनल नंबर हो जाएगा ना, तो सी ऑप्शन गलत है। टर्मिनेट होता है लेकिन नॉन रिपीटिंग, ये वाली बात यहाँ पे गलत है, जो कि रिपीट होता है।
और लास्ट ऑप्शन नाइदर टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग, तो ये तो भाई रैशनल नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ही सही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, ये कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव विस्तार कैसे होता है बताओ। एक इरेशनल नंबर का, वो ना तो टर्मिनेट होगा ना ही वो रिपीट होगा। इसमें लिखा है नाइदर टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, एक इरेशनल का, अपरिमेय संख्या का, वो ना तो टर्मिनेट होता ना ही वो रिपीट होता। ये बात आज बताई भी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव, एक परिमेय संख्या का जो दशमलव विस्तार है वो इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि ऑप्शन डी 0.50, 300, 3000, 3 के बाद फिर आगे और लगेंगी। देखो 0.25 ये तो खत्म हो गया ना, तो ऑप्शन 1 है 0.25, 0.25 ये तो खत्म हो गया ना, ये टर्मिनेट नहीं हो गया, ये आगे कहां जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद लिखा है 0.2528 के ऊपर बार, यानी कि 282828 आना शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, यानी कि बट रिपीट हो रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन में भी 2528 2528 2528 इस तरह से आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी जो लिखा है इसमें ना तो टर्मिनेट हो रहा ना ही वो रिपीट हो रहा। तो डेसिमल एक्सपेंशन दैट अ रैशनल नंबर कैन नॉट हैव, यानी कि एक परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी आंसर बने। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा जो है वो इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं। तो इनमें से बताओ कौन सा इरेशनल नंबर है। तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर जी फर्स्ट में तो 3.14 लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है, ये बी लिखा हुआ है, तो 3.14 ये तो आगे जा ही नहीं रहा, खत्म हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है 3.141414, यानी कि रिपीट भी कर रहा है, ये भी नहीं होगा। 3.14444444, इसका मतलब 4 रिपीट कर रहा है। ऑप्शन डी 3.14 1114 इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका जवाब 11 नंबर का। के बाद आगे बढ़ो, कह रहा है कि अ रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/19, दिखाया था भाई आज 7/19 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऑप्शन से देखो, 7 के पहाड़े में क्या ऊपर 17 बन सकता है, नहीं बनेगा। 7 के पहाड़े में 14 बनेगा, बिल्कुल बन सकता है। कैसे, 2 से गुना, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 14/38 बनना चाहिए था, लेकिन वो लिखा है 14/57, बी ऑप्शन गलत। फिर 7 के टेबल में क्या 21 आएगा, बिल्कुल, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 तिया 21, 19 तिया 57, ध्यान रखना जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई वो नीचे भी मल्टीप्लाई करने हैं। तो 21/57 ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। डी में तो लिखा नहीं हुआ ना, नीचे गड़बड़ कर रखे, तो ध्यान से लगाना, छोटी छोटी गड़बड़ बाद में पता लगती है पेपर देने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा। ठीक है, 21/57, 3 गुना हो गया ना। उसके बाद 30 नंबर देखो क्या कह रहे हैं, चूज द इरेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बिना पेन चलाए हो जाएगा। क्या, -2/3 और -1/5 के बीच में कौन सा नहीं आता, तो ऑप्शन बी 3/10। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव है भाई। दो नेगेटिव नंबर के बीच में कौन सा पॉजिटिव नंबर आएगा बताओ तुम मुझे बताओ। अगर मैंने लिख दिया -2 और इधर लिख दिया मैंने -5, इनके बीच में पॉजिटिव नंबर आएगा क्या, नहीं, इनके बीच में तो नेगेटिव नंबर आएंगे। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी इनके बीच में नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, जल्दबाजी में कहीं गलत कर दो, और अगर वैसे चेक करना पड़े तो पहले ही बता दिया मैंने। पाई क्या है भाई, तुम बताओ। रैशनल होगा, नहीं होगा। इंटीजर होगा, नहीं होगा। इरेशनल होगा, होगा। ऑप्शन सी 14 का ऑप्शन सी जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। उसके बाद द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज, कह रहा है कि √2 का दशमलव विस्तार। तो अब आपको पता है कि यार √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेट होते ना ही वो रिपीट होते हैं।
तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब रिपीटिशन होता है, यानी कि बार बार आना। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो अब मुझे बताओ, रूट 23 को अगर आप सोल्व करोगे तो ये तो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, 4 चौके 16, 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ। और ये मैंने आपको बताया था कि वो नंबर जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता वो होते हैं इर्रेशनल। याद करो, मैंने समझाया था, मैंने एग्जांपल लिखे थे इर्रेशनल के जिनका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता। यहाँ पे ये नहीं लिखा था क्योंकि 4 का रूट तो 2 निकल जाएगा ना। रूट 5, रूट 6, रूट 7, इनके पूरे पूरे रूट नहीं निकलते, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। 225 का रूट तो 15 आ जाएगा, और डी ऑप्शन में लिखा है कि 7.478। बार लगाई, इसका मतलब 478 478 478 ऐसे आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। यानी कि जब मैं 17 को 7 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरा रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा, रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब क्या, जैसे ये लिखा ना, ये रिपीटिंग ब्लॉक है। ठीक है भाई, कितने डिजिट रिपीट करेंगे, 2 3 4 5, कितने डिजिट रिपीट करेंगे, इसको बोलते हैं रिपीटिंग ब्लॉक। तो जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा जब 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो कितने अंकों का होगा। तो आपको पता है 16 अंक का नहीं हो सकता। क्यों, मैंने कहा था जब 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इस डिवाइड करने वाले नंबर से बड़ा नहीं होता, बताया था। यानी कि 7 से कम ही रहेगा, मैक्सिमम 6 तक हो सकता है। तो ऑप्शन बी में लिखा है 6, तो ये आंसर बनेगा। कभी डी लगाया हो, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इर्रेशनल। इनमें से कौन सा इर्रेशनल है। भाई जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा वही इर्रेशनल है। तो देखो ए ऑप्शन का पूरा रूट निकल जाएगा, 4/9 का रूट बनेगा 2/3। 1250/8 ये भी पूरा पूरा सोल्व हो जाएगा, 8 का रूट पूरा सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर बनेगा। फिर भी किसी को लगे कि सर जी ऐसे कैसे, हमें तो पता ही नहीं लग रहा, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, तो भाई कोई रट्टे वाली बात थोड़ी है। देखो यहाँ पे जो दे रखा है ना, 4/9 का रूट, ये तो सबको मालूम होगा, ये बनेगा 2/3। 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, ये तो हो जाएगा। 1250 का रूट बटे में 8 का रूट। अब तुम देखो दोनों पे रूट है तो क्यों ना इकट्ठे करते हैं भाई। 1250 नहीं 50 था, ठीक है, तो 8 से काट दो, 8 एकम 8, बचा कितना 45, 8 पंजे 40। ठीक है, 8 एकम 8, बचा 45, 8 पंजे 40, बचा 5, 8 छिके 48। 1250 ही था ना, 1250 बटे में 8, वही 8 से काटूंगा। 8 से मत काटो, चलो पूरा नहीं कट रहा तो जरूरी पंगे लेने हैं क्या। 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। पंगे नहीं लेने चाहिए, जब नहीं कट रहा तो धक्का थोड़ी है। तो 625/4 बन गया, तो ऊपर का 25 आएगा, नीचे का 2 आएगा। हम भी धक्के से लगे हों उसको काटने में, भाई नहीं कट रहा तो कोई नहीं, 2 पे काट दिया मैंने। ठीक है, तो ये भी रूट हट गया ना इसका। 8 का रूट सोल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, 8 का रूट बनेगा 2 पॉइंट समथिंग करके, तो ये पूरा पूरा नहीं निकलेगा, यही बात मैंने आपको बताई थी। और लास्ट वाला करेंगे रूट 24 बटे में रूट 6, तो भाई 24 को 6 से डिवाइड कर दो, रूट पूरे के ऊपर कर दो, 6 चौके 24, कितना बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन सी आंसर बनेगा। क्लियर, गलती नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ। ये सारा जो हमने पढ़ लिया ना अब तक, सारा रिवीजन हो गया आज की क्लास में। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज, पढ़ाया था ना, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, बताया था मैंने, ऑलवेज इरेशनल। ऑप्शन ए गलत, क्यों,
मैंने बताया था कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, वो रैशनल भी आ सकता है। ऑलवेज रैशनल, ये भी गलत है भी, हमेशा रैशनल भी नहीं आ सकता। ऑलवेज एन इंटीजर, वो हमेशा इंटीजर आएगा, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। समटाइम रैशनल, समटाइम इरेशनल, कई बार वो हो सकता है रैशनल आ जाए, कई बार इरेशनल आ जाए। जैसे मैंने कहा √3 इंटू में √3 कितना बनेगा, √9, जो कि क्या होगा 3, तो ये कैसा आया, रैशनल आया। मैं कहूं कि √5 इंटू में √3 कितना आया, √15, ये कैसा आया, इरेशनल। ठीक है, तो कभी कभी तो वो रैशनल आ सकता है और कभी कभी वो इरेशनल आ सकता है। बात आई समझ में? तो ऑप्शन डी सही जस्टिफाई कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़ना है, इनमें से कौन सी सही है। पहली, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। याद करो आज प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आएगा, तो पहले वाली गलत है। दूसरा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्यों भाई, अभी तो मैंने कहा कि टू इरेशनल का प्रोडक्ट जरूरी थोड़ी इरेशनल आएगा, रैशनल भी तो आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो ये जरूरी थोड़ी है, वो रैशनल भी आ सकता है, तो बी भी गलत है। एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, तो भाई ये क्या सही कह रहे हैं क्या कि प्रत्येक जो रियल नंबर है वो हमेशा ही रैशनल होगा। नहीं भाई, मैंने तो कहा था कि रियल नंबर जो होते हैं उसमें रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, तो ऐसी कोई कंडीशन थोड़ी है कि वो हमेशा रैशनल होगा। तो डी ऑप्शन में कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर या एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो या तो परिमेय होगी या वो अपरिमेय होगी, तो ऑप्शन डी जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो डी आंसर लगाने इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सी जो है वो सही है। तो ध्यान से पढ़ो और देखिए आपने भी कितने आंसर हमारे ठीक चल रहे हैं, देखना जब सारे खत्म हो जाए किसके कितने नंबर आए, स्कोर कार्ड चेक कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सी एक सही है। पाई एंड 22/7 आर बोथ रैशनल, गलत है भाई, पाई तो इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है। ये कह रहा है कि दोनों जो है परिमेय है, रैशनल है, गलत। सेकंड, पाई एंड 22/7 आर बोथ इरेशनल, ये भी गलत है भाई, 22/7 तो रैशनल है, बताया मैंने लिख के, पाई इरेशनल, तो सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड सी ऑप्शन, पाई इज रैशनल, 22/7 इज इरेशनल, ये तो उल्टा बोल रहा है, सी भी गलत। पाई इज इरेशनल, ये ठीक है, और पाई/7 इज रैशनल, पाई/7 कैसा है, रैशनल, ये सही है हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये सही है, ट्रू। के बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3 इज √2 और √3 के बीच में कौन सा जो है रैशनल नंबर होगा। तो कुछ आज मैंने सिखाया था तुम्हें, कुछ याद है कि अगर दो पॉजिटिव नंबर हों, ध्यान दो ये दो पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, एक रैशनल नंबर निकालना है। तो इनके बीच का जो रैशनल नंबर होगा वो कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा इनके बीच का, भाई √2 + √3/2 कर दो। ठीक कह रहा हूं, हाँ क्या सही कहा मैंने। ये कुछ बच्चों को लगेगा सर आप तो सही बोल रहे हो, ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम खुद सोच के बताओ, दिमाग से सोच के बताओ यार, ऐसे नहीं एकदम। अरे √2 + √3/2 ये तो कब करना था, जब ये दो पॉजिटिव नंबर होंगे, ये जब ऐसे नंबर होते तब बताया था मैंने, ये एक कंसेप्ट बताया था कि दो नंबर है ए और बी, दोनों ही रैशनल है। ठीक है, तो अगर उनके बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो a+b/2 तब करते हैं, a+b/2, और उनके बीच का इरेशनल निकालना हो तो a × b का रूट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अब जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, इनके बीच का, तो इनके बीच में ये √2 क्या होता है, दिस इज 1.414,
और ये होता है 1.732। ठीक है, तो मुझे बताओ 1.4 और 1.7 के बीच में क्या आता है। ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन सी 1.6 लिखा हुआ है, 1.6, तो ऑप्शन सी आंसर बनेगा। महसूस ऑप्शन ए होगा और वही गलती हो जाएगी। ठीक है, महसूस होगा, ऑप्शन ए भी महसूस हो सकता है, ऑप्शन बी भी महसूस हो सकता है, लेकिन जब मैंने ये पॉइंट बताया था तो एक बार क्लास को वापस वहां पे देखिएगा कि मैंने क्या बताया। ठीक है, तो √2 याद रखना 1.414, √3 1.732 और इनके बीच में 1.6 आएगा, तो ऑप्शन सी इसका जवाब बनेगा। ठीक है, तो गलती नहीं करनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए, जिसका रूट ना निकले वो तो इरेशनल होती है। ऑप्शन बी, जो नॉन टर्मिनेट हो, नॉन रिपीटिंग हो, वो भी कैसा होता है, इरेशनल, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। पाई, पाई तो वैसे ही इरेशनल नंबर है। ऑप्शन डी बच गया। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, 0.853853 रिपीट कर रहा है ना, ये रिपीट वाला जो होता है ये हमारा रैशनल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, ये भी आज बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही अपरिमेय यानी कि इरेशनल होगा। जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल विद एन इरेशनल नंबर। तो एक रैशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होता है, आज हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 25 नंबर की तरफ चलेंगे। द वैल्यू ऑफ 0.2 बार इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। भाई ये तो बिल्कुल आसान है, क्या बनेगी, डेसिमल के बाद जो है वो लिख दो, बटे में 9 लिख दो, 2/9 बनेगी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, 26, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 बार। 1.6 बार का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.6 बार, 1 प्लस 6/9, भाई पॉइंट के बाद जो है बटे में 9 लगा दो, बताया था ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 सही 6/9। तो आंसर कैसे कैसे दे रखे हैं, इसके आंसर तो सोल्व करके दे रखे हैं। 9 एकम 9 और 6 15 बटे में 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 5/3 दे रखा है कहीं पे, 5/3, देखो 5/3 है नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा फिर, नन ऑफ दिस बनेगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1.6 बार आपको पूछ रहा था, 1 प्लस 0.6 बार, इसको लिखेंगे 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ पे भी काट सकते हो तुम। ठीक है, फिर 3 एकम 3 और 2 5/3, आप यहां से भी लिख सकते हैं, की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, क्लियर। तो एक तरीका ये बताया था, दूसरा तरीका मैंने कहा था कि सीधा सारे को लिख दो, 16 लिख दिया, इस पे बार नहीं है माइनस कर दो, इधर वाला भी लेना होता है बटे में, इसके नाम का 9, तो ये क्या बनेगा 15/9, 5/3, 5/3 ऑप्शन में हमें तो कहीं दिख नहीं रहा भाई सब। हाँ दिख रहा है, कौन कह रहा है दिख नहीं रहा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, गलती होगी भाई। ठीक है, 5/3 ऑप्शन सी में, तो मैं ऊपर वाले को ऑप्शन देख दिया, मैंने कहा यहाँ तो कोई 5/3 दिख ही नहीं रहा। ठीक है, गलती होगी भाई, है देख के। अगला क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.54 बार, कितना लिखूं, 0.54 बार को, बोला जी 54/99, फिर 9 छिके 54, 9 11 99, 6/11, 6/11, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है भाई। अब यार ऊपर वाले नहीं देखेंगे, नीचे वाले देखेंगे, ऑप्शन बी 6/11। बस भाई, और नहीं हो रहे क्वेश्चन, इसके बाद तो क्वेश्चन क्या हो गए, खत्म हो गए, आगे क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिलहाल यहीं तक क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो ये हमने जो अभी तक पढ़ा है सारे का रिवीजन हमने ले लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद अभी कुछ और पढ़ेंगे, फिर और खतरनाक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इसलिए साथ के साथ याद रखना चीजों। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।